क्लास 11th फिजिक्स जो है चैप्टर 2 गतिकी का जो हम वन टाइप आंसर शॉर्ट टाइप आंसर जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि वायु में उड़ते वायुयान की गति किस प्रकार की होती है। तो उसकी गति होती है त्रिविमीय गति। उसके बाद चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, क्या किसी वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी वस्तु का विस्थापन जो है उसके तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु की औसत चाल तथा औसत वेग शून्य हो सकता है। तो औसत चाल शून्य नहीं हो सकता, जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर कि समय चाल ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो वह दूरी को व्यक्त करता है। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि समय वेग तथा ग्राफ समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो वह विस्थापन को व्यक्त करता है। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण कितना होगा। तो एक समान वेग से कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसका त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब वो चेंज होगा, मान बदलेगा। लेकिन यहाँ करा एक समान वेग, इसका मतलब वेग चेंज ही नहीं हो रहा। तो वेग चेंज नहीं हो रहा तो आप त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या समय वेग ग्राफ समय अक्ष के लंबवत सरल रेखा दे सकता है। तो कभी नहीं। समय वेग ग्राफ जो है वो समय अक्ष के लंबवत जो है वो कभी ग्राफ नहीं दे सकता, तो इसलिए जो हो गया नहीं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 2 विभिन्न द्रव्यमानों के पत्थर किसी मीनार की चोटी के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाते हैं, तो कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। तो इसका आंसर होगा दोनों पत्थर जो है एक साथ पहुंचेंगे। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी चाल से गति कर रही है, तो आधे चक्कर तथा पूरे चक्कर के बाद वस्तु के विस्थापन में क्या मान होगा। तो जब कोई भी वस्तु जो है आधा चक्कर पूरा करेगा तो उसका वस्तु का विस्थापन 2r होगा, और जब पूरा चक्कर प्राप्त कर लेगा तो वस्तु का विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर आकर खत्म हुई, तो इसके बीच अब कोई दूरी है ही नहीं, इसलिए पूरा चक्कर अगर प्राप्त कर लिया तो विस्थापन 0 हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कि किस प्रकार की गति में वस्तु की चाल स्थिर और वेग परिवर्तनशील होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जब 2 सदिशों के परिणामी सदिश का मान किसी एक सदिश के मान से भी कम किस दिशा में हो सकता है। तो जब दोनों सदिश राशियों के बीच का कोण अधिक हो तब जाकर जो है ऐसा कंडीशन आएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस दशा में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। तो जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो तब अदिश गुणनफल 0 होता है। उसके बाद है 13 नंबर कि क्या 2 सदिशों का सदिश गुणन ऋणात्मक हो सकता है। तो 2 सदिश का सदिश गुणनफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा का मान जो है 0 से पाई के बीच ही होता है, इसलिए निगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी वो जो है इक्वल टू ए बी है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा। तो वो हो जाएगा 0 डिग्री, वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो है ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर जो होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ए बी के ही बराबर है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 के बराबर है, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो ए बी का ए बी ही रह जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 दिया हुआ, और साइन थीटा का मान 1 तभी होता है जब थीटा 0 होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 0। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बल और दाब में कौन अदिश राशि है। तो दाब। उसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 नंबर बल आघूर्ण किस प्रकार के सदिश को दर्शाता है, तो वो अक्षीय सदिश को दर्शाता है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यह किस नियम को दर्शाता है, यह सदिश योग का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी ऐसी सदिश राशि को बताइए जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, तो जो है गतिमान कण की स्थिति सदिश, वो समय के साथ बदलती रहती है। उसके बाद है 19 नंबर कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू सी, सी कैसी राशि है, तो सी जो है यहाँ पर अदिश राशि है, क्योंकि अदिश डॉट वेक्टर जो अदिश राशि को दर्शाता है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि यदि ए एक्स यदि ए एक्स इजक्वल टू 3 न्यूटन और ए वाई इजक्वल टू क्या है पता नहीं चल रहा, इसको जो है फिलहाल अब छोड़ ही दीजिए। सॉरी, यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए वाई का मान जो है 4 लिया हुआ है, तो इसका मतलब ए वाई इजक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसके अनुसार जो यहाँ पर मान बैठाया गया, तो यहाँ पर मान जो है 5 न्यूटन प्राप्त हुआ है। तो ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर जो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आई डॉट इंटू आई कैप इंटू आई कैप का मान कितना होगा, तो जब आई कैप का जो है आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जो 1 के बराबर होता है, जे कैप इंटू आई कैप इंटू जे कैप इजक्वल टू 0, और आई कैप और जे कैप का क्रॉस वेक्टर जो है वो के कैप के बराबर होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर कि वेक्टर ए अगर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या होगा, तो वो आप इस एक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर एक्स जो है ये 2 है, वाई जो यहाँ पर 3 है और जेड जो यहाँ पर 4 है। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि यदि एफ और डी परस्पर लंबवत हो तो कार्य डब्ल्यू का मान क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, तोप से छूटे गोली की गति किस प्रकार के गति का उदाहरण है, तो वह प्रक्षेप गति का। उसके बाद है तब 25 नंबर क्वेश्चन कि क्षैतिज से किसी कोण पर ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित पिंड का पथ किस प्रकार का होगा, तो वो परवलयाकार होगा। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समतल में गति की आवश्यक शर्त क्या है, तो समतल में गति की आवश्यक शर्त जो है त्वरण की दिशा प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न होनी चाहिए। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन कि प्रक्षेप गति से जो प्रक्षेप वेग का कौन सा घटक जो है सदैव नियत रहता है, वो है क्षैतिज घटक। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप वेग का कौन सा घटक शून्य हो जाता है, तो वह ऊर्ध्वाधर घटक। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की किन दो राशियों का कोण जो 90 डिग्री का होता है, तो वह वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है प्रक्षेप पथ पर। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रक्षेप के उन्नयन काल का सूत्र प्रक्षेप वेग के ऊर्ध्व घटक के पदों में लिखिए। तो ऊर्ध्व घटक के पदों में जो उन्नयन काल का सूत्र होता है टी इज इक्वल टू यू इंटू वी नॉट वाई अपॉन जी। वी नॉट अपॉन वाई जो है वो प्रारंभिक वेग है वाई अक्ष पर, तो ये जो टी का सूत्र हो गया उन्नयन काल का। उसके बाद 31 नंबर प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का सूत्र प्रक्षेप वेग के ऊर्ध्व घटकों के पदों में लिखिए, तो होता है एच इज इक्वल टू वी नॉट वाई का स्क्वायर बाय 2g। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन प्रक्षेप की क्षैतिज परास का सूत्र प्रक्षेप वेग के समकोणिक घटकों के पदों में लिखिए, तो वह आर इज इक्वल टू 2 v नॉट एक्स प्लस इंटू वी नॉट वाई बाय जी। यह इसको यहाँ पर इसका डिटेल वर्जन भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं कॉपी में। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, यदि 30 डिग्री कोण के लिए क्षैतिज परास का मान 50 मीटर है, तो उसी प्रक्षेप वेग पर कोण 60 डिग्री के लिए उसी पिंड का क्षैतिज परास कितना होगा। तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा कि कोण चाहे प्रक्षेप वेग में प्रक्षेप पथ में कुछ भी हो, अगर प्रक्षेप वेग बराबर है किसी कंडीशन में, तो कोण अगर अलग अलग भी है तो परास जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर परास 50 मीटर है
तो इसका भी परास 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है उसी प्रक्षेप वेग में, मतलब दोनों कंडीशन में 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों कंडीशन के लिए जो है प्रक्षेप वेग बराबर है। उसके बाद जो यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर मत समझिएगा इसको, ये 2 है साइन 2 थीटा समझिएगा। तो इसलिए जो है, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे, ये फार्मूला आपको गलत लगेगा, इसलिए जो इसका मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसलिए जो ये जो है बी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई जी, ये याद रखिएगा आर बराबर। उसके बाद जो है हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप कोण के लिए महत्तम ऊंचाई का मान अधिकतम होगा। तो किसी प्रक्षेप कोण के लिए महत्तम ऊंचाई का मान अधिकतम तब होता है जब डिग्री जो है वो 90 डिग्री हो कोण। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, क्या प्रक्षेप पथ ऋजु रेखीय भी हो सकता है। तो प्रक्षेप पथ ऋजु रेखीय भी हो सकता है, हाँ, जबकि प्रक्षेप कोण 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन कि वायु के प्रतिरोध का प्रक्षेप के उन्नयन काल और क्षैतिज परास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर होगा उन्नयन काल बढ़ जाता है जबकि क्षैतिज परास घट जाता है। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए लंबवत हो वेक्टर बी के, तो वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का परिमाण जो है क्या हो जाएगा। तो ये लंबवत है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहीं पर जो है अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा। तो कॉस अगर हम थीटा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान रखें तो कॉस 90 हो जाएगा 0, और 0 से कुछ भी गुना 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा 0। वहीं पर जो है वहीं पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो वो होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो ए बी, तो ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा ए बी। ये पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रक्षेप वेग के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पिंड को प्रक्षेपित किए जाने के कारण बी नॉट एक्स बी नॉट वाई हो, तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी नॉट वाई बाय बी नॉट एक्स। तो ये जो आप यहाँ पर बी नॉट देख रहे हैं, इसके जगह पर आप यू भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो बी नॉट के जगह आप यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी नॉट प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को यू से भी सूचित किया जाता है। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी क्षण ऋजु रेखीय गति के लिए विस्थापन जो है x बराबर 40 + 5t² है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेग का मान क्या होगा, जबकि x मीटर में और t सेकेंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर प्रति सेकंड। तो आप जो है यहाँ पर ऋजु रेखीय गति में, तो मतलब एक सरल रेखा में, ऋजु रेखीय गति मतलब सरल रेखा में, तो विस्थापन दिया हुआ है तो वेग का रहा है, तो वेग हमें प्राप्त होता है, वेग जो होता है v बराबर ds बाय dt, ds अर्थात s जो है विस्थापन, तो विस्थापन दिया हुआ है 40 + 5t, इसका हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे और t इज इक्वल टू हम 2 का मान रखकर जो सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी कण का ऋजु रेखीय, सॉरी ये 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 40 नंबर है कि यदि किसी कण का ऋजु रेखीय गति के लिए वेग v बराबर 5 + 10t है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर त्वरण का मान क्या होगा, जबकि वेग v में मीटर प्रति सेकंड और सेकंड में। तो बस यही रूल लगाना है जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो यहाँ पर v दिया है, तो v बराबर भी d सॉरी ए बराबर, तो क्योंकि त्वरण पूछा जा रहा है ना, तो ए होता है त्वरण, तो त्वरण भी होता है डी बी बाई डी टी, मतलब बी का डिफरेंशिएशन वेग का डिफरेंशिएशन, तो वेग का दिया हुआ है 5 + 10t, इसका सॉल्यूशन करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन कि यदि समतल में गतिमान किसी पिंड के लिए किसी क्षण t पर जो है x इज इक्वल टू 3t², y इक्वल टू 4t² है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पर पिंड के वेग का मान क्या होगा। तो मतलब ये कि x दिया हुआ है और y दिया हुआ है और पूछा जा रहा है
कि वेग का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा कि जब एक्स जो है ये इस तरह से, तो ग्राफ जो बनेगा समय और दूरी के ग्राफ के बीच, तो आप उसके ग्राफ के अनुसार जो है आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4k कैप। तो एक ही दिशा में एकांकी सदिश क्या होगा। तो एकांकी सदिश होता है कि जिस वेक्टर के एकांकी सदिश पूछा जाए उसको ऊपर और नीचे में उसका परिमाण मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए। तो ये अगर आप कर देते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तो आप ये कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। और वेक्टर ए को ए वेक्टर से सूचित किया, ए कैप से सूचित किया जाता है। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रक्षेप बिंदु से एक प्रक्षेप पृथ्वी पर 3i प्लस 4j कैप वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी से टकराता क्षण इसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग जो हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप। ये जिसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो आप u और v जो बराबर होता है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कि पृथ्वी पर ही गिरती है तो u बराबर होता है, लेकिन दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। तो एक्स अक्ष की दिशा जो है एक ही होती है प्रारंभिक वेग पर भी और अंतिम वेग पर भी, लेकिन जो y अक्ष की दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। y जो ऊपर की ओर जाता है और x अक्ष जो है वो नीचे की ओर जाता है। तो y वेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। तो y वेक्टर जो है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि y वेक्टर की दिशा निगेटिव हो जाती है। बाकी सब कुछ जो है एकदम इक्वल रहती है। इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 3i कैप और प्लस 4 कैप। तो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष के लिए है और 4 जो है j कैप ये y अक्ष के लिए है। तो y अक्ष में जो दिशा निगेटिव है इसलिए जो है साइन भी निगेटिव हो जाएगी, बाकी सब कुछ हम नहीं। तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कि कोई खिलाड़ी किसी गोले को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके ताकि गोले का क्षैतिज प्रहार अधिकतम हो जाए। तो कोई भी गोला अगर जो है अधिकतम जाने के लिए जो उसे 45 डिग्री के एंगल से फेंकना होगा तभी जो वो अधिकतम तक जा सकता है। उसके बाद है कि आई कैप प्लस जे कैप का परिमाण क्या होगा। तो आई कैप अब जे कैप में कुछ नहीं है तो आगे में एक है, और परिमाण जब हम निकालते हैं तो उसका जो आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ आई से है के नहीं, इसलिए जेड तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 और वाई इक्वल टू भी 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। तो 1 प्लस 1 2 और रूट अंडर हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद है कि 46 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 2i कैप माइनस जे कैप डॉट इंटू 4i कैप प्लस 2k कैप। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो जो है 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर i को i के साथ गुना करना है और j को जो j के साथ गुना करना है, तो आराम से हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो 1 2 वो जो है यहाँ पर जो है जे कैप इंटू के कैप। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बड़ी आसानी से। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो दोनों का सदिश योग और अंतर दोनों का परिमाण अगर बराबर है तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो वो जो है 90 डिग्री हो जाएगा वो। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन कि क्या किसी सदिश के घटक का मान उसके परिणाम से अधिक हो सकता है। तो सदिश का घटक जो उसके परिमाण से अधिक कभी नहीं हो सकता। उसके बाद चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या कथन जो है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी सत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। उसके बाद चलते 50 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर जो ये कंडीशन देगा क्या ये सत्य है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है निगेटिविटी सत्य होती है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के लिए निगेटिविटी सत्य नहीं होती है। तो यह याद रखिएगा, तो आपको बड़ा काम देगा क्लास 11th के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगले टॉपिक है हम गति के नियम से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को जानेंगे।